नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ का टॉपिक है एक अनुबंध और ठहरावों का वर्गीकरण, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अनुबंध और जो ठहराव हैं इनका वर्गीकरण अपन 3 आधार पर कर सकते हैं। पहला है वैधता के आधार पर, दूसरा है अनुबंध करने की विधि के आधार पर और तीसरा है निष्पादन के आधार पर। तो चलिए, सबसे पहले आपको चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट के अंदर वैधता के आधार पर देखिए आपके टोटल 6 हैं जिनके नाम है। पहला वैध ठहराव। वैध ठहराव का है आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन H, इनको आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा है व्यर्थ ठहराव, इसका सेक्शन है 2 और G सबसेक्शन। और अगला है आपका व्यर्थ अनुबंध। वैधता के आधार पर जो भी आपके होते हैं ठहराव और अनुबंध वो आपको ही दे रखे हैं। जो इसका तीसरा है व्यर्थ अनुबंध सेक्शन 2 सबसेक्शन J। अगला आपका व्यर्थनीय अनुबंध जिसका सेक्शन 2 सबसेक्शन I है। और अवैध ठहराव और अप्रवर्तनीय अनुबंध ये बाकी हैं आपके। तो इस पूरे चार्ट में आपकी फिर दूसरा आएगा अनुबंध करने की विधि के आधार पर। विधि के आधार पर आपके 3 हैं, स्पष्ट, गर्भित और अर्ध अनुबंध। और तीसरा है आपका निष्पादन के आधार पर। निष्पादन के आधार पर आपके 4 हैं, निष्पादित अनुबंध, निष्पादनीय अनुबंध और द्विपक्षीय अनुबंध। और लास्ट है आपका एक पक्षीय अनुबंध। तो देखिए, इन तीनों जो भी आधार हैं, इन तीनों आधारों में सबसे मेन जो आपके इंपॉर्टेंट है वो आपका वैधता के आधार पर है। उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। वैध ठहराव। वैध अनुबंध वह ठहराव है जिसमें वैध अनुबंध के सभी आवश्यक लक्षण पाए जाते हैं। धारा 2 सबसेक्शन H के अनुसार वह सभी ठहराव अनुबंध हैं जो राजनियम द्वारा परिवर्तित करवाए जा सकते हैं। अतः जिस किसी भी ठहराव को वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हो तथा कानून द्वारा प्रवर्तित एनफोर्स करवाया जा सकता है, वैध अनुबंध कहलाता है। वैध अनुबंध के लक्षणों के संबंध में विस्तार से पहले ही लिख चुके हैं। तो वैध अनुबंध आपको बता रखा है मैंने पिछले वीडियोस में भी कि वैधता के आधार पर जो भी अनुबंध होता है उसके जो वैध किस लक्षणों के कारण होते हैं वो लक्षण मैंने आपको पूरे करा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। व्यर्थ ठहराव। व्यर्थ ठहराव है जो आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन G है। तो अपन इन दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ लेते हैं अंतर के आधार पर, व्यर्थ ठहराव और व्यर्थ अनुबंध को, क्योंकि ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर भी याद कर लेंगे आप साथ के साथ, और इसको आप अर्थ भी समझ लेंगे साथ के साथ इनका। तो चलिए देखते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा व्यर्थ ठहराव और व्यर्थ अनुबंध, और इनका आधार दे रखा है किस आधार पर इनके बीच में अंतर किया गया है। देखिए परिभाषा देखें सबसे पहले अपन इन दोनों की। तो व्यर्थ ठहराव यानी वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो वॉइड एग्रीमेंट की परिभाषा जो होती है आपके है, आपके सेक्शन दे रहा है 2 सबसेक्शन G के अनुसार आपकी जो परिभाषा है वो है जो ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है व्यर्थ कहलाता है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। और व्यर्थ अनुबंध की क्या परिभाषा है, जब कोई अनुबंध राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होने से रुक जाता है तब व्यर्थ हो जाता है। जब वह प्रवर्तनीय होने से रुकता है तो क्या हो जाएगा इसका, जब कोई भी अनुबंध राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होने से रुक जाता है तो उसको क्या कहते हैं अपन, व्यर्थ अनुबंध कहते हैं। और व्यर्थ ठहराव किसको कहते हैं अपन, राजनियम द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। व्यर्थ होने का समय क्या होता है, यह ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है। यानी व्यर्थ ठहराव जो है वॉइड एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही क्या होता है आपका, वॉइड होता है। और व्यर्थ अनुबंध क्या है, ये तब व्यर्थ हो जाता है जबकि यह राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं रहता है। ठीक है, तो व्यर्थ अनुबंध का आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब वो राजनियम द्वारा परिवर्तित नहीं हो सकता है तब वो क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। अब प्रत्यास्थापन। तो प्रत्यास्थापना का क्या है, रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट के आधार पर देख लेते हैं। व्यर्थ ठहराव के अंतर्गत दिए गए धन को सामान्यतः पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, परंतु अवयस्क द्वारा कपट या मिथ्या वर्णन की दशा में समानता के सिद्धांत के आधार पर दिए गए धन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो यानी व्यर्थ ठहराव में जो भी आप ठहराव करते हैं उसके अंतर्गत अगर आपने धन दिया है तो आप उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको अवयस्क व्यक्ति ने मिथ्या वर्णन या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं उसके आधार पर आपको किया है अनुबंध या ठहराव, तो तब आप लेने के हकदार होते हैं धन, वरना आप व्यर्थ ठहराव के अंदर नहीं ले सकते। तो व्यर्थ अनुबंध के अंदर क्या ले सकते हैं अपन, व्यर्थ अनुबंध के अंतर्गत दिए गए धन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो आप इतना ध्यान रखना, व्यर्थ ठहराव में दिए गए धन को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता और व्यर्थ अनुबंध में किया जा सकता है। और अगला आधार है आपका अधिनियम में उल्लेख। तो अधिनियम में वॉइड एग्रीमेंट का क्या है, अधिनियम में ही स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहरावों का उल्लेख किया गया है, जैसे अनुबंध करने की क्षमता न रखने वालों द्वारा किए गए ठहराव, व्यापार तथा विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव, बिना प्रतिफल के ठहराव आदि व्यर्थ घोषित
होते हैं। और वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैं जो आपके, वो क्या हैं, अनुबंध व्यर्थ तब हो जाता है जबकि अनुबंध को पूरा करना असंभव हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख अधिनियम में नहीं किया गया है बल्कि न्यायालय ही निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अपरिवर्तनीय एवं अवैधानिक। तो आपका वर्ड एग्रीमेंट जो है व्यर्थ ठहरा प्रारंभ से ही अपरिवर्तनीय नहीं अवैध भी हो सकता है, और व्यर्थ अनुबंध है जो आपका परिस्थितियों के कारण ही अपरिवर्तनीय हो सकता है। ठीक है, ये होगा आपका व्यर्थ अनुबंध और व्यर्थ ठहराव में अंतर। आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं एकदम डिटेल के साथ, अच्छी तरीके से आप इसको देखें और समझें। इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लें, नोट्स को जितने भी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। और ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर फंसेगा इसके अंदर से, तो आप इसको अच्छी तरीके से लर्न करें और समझें। आगे पढ़ते हैं अपन व्यर्थनीय अनुबंध यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, वैध अनुबंध, व्यर्थ अनुबंध और व्यर्थ ठहराव। अब अपन पढ़ रहे हैं व्यर्थनीय अनुबंध। इसके साथ साथ आपको इसके सेक्शन भी याद करने, तो आप याद करते चलिएगा। जैसे कि व्यर्थ ठहराव का क्या था, सेक्शन 2 सबसेक्शन जी, और व्यर्थ अनुबंध का क्या था, सेक्शन 2 सबसेक्शन जे, और व्यर्थनीय अनुबंध का क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन आई। तो इसके अनुसार क्या लिख रखा है इसके अंदर, ठहराव जो कि एक या अधिक पक्षकारों की इच्छा पर तो परिवर्तनीय होता है लेकिन दूसरे पक्षकार या पक्षकारों की इच्छा पर नहीं, व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुबंध को व्यर्थनीय समझने का विकल्प केवल पीड़ित पक्षकार को ही होता है, दोषी पक्षकार को ऐसा कोई विकल्प प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए, व्यर्थनीय अनुबंध को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका वह अनुबंध जो प्रारंभ से ही व्यर्थनीय होते हैं। ऐसे अनुबंध उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट तथा मिथ्या वर्णन में से किसी भी तत्व से प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा है आपका वह अनुबंध जो प्रारंभ में करते समय वैध होते हैं किंतु बाद में व्यर्थनीय समझे जा सकते हैं। ऐसा निम्नलिखित परिस्थिति में हो सकता है। तो आपकी परिस्थितियां याद रखनी है, इनके सेक्शन भी याद रखने हैं। देखिए, पहली परिस्थिति है आपके, जब किसी अनुबंध के पक्षकार ने स्वयं अनुबंध पूरा करने से इनकार कर दिया हो तो दूसरा पक्षकार उस अनुबंध को व्यर्थनीय भी समझ सकता है। तो धारा 39 के अनुसार ऐसा लिखा हुआ है। दूसरी परिस्थिति आपकी, किसी वैध अनुबंध को व्यर्थनीय तब भी माना जा सकता है जबकि अनुबंध पारस्परिक वचन के संबंध में है और अनुबंध का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को उसके वचन को पूरा करने से रोकता है। तो इस प्रकार रोके गए पक्षकार की इच्छा पर वह अनुबंध व्यर्थनीय होता है, धारा 53 के अनुसार। ठीक है, तीसरा है आपका, किसी अनुबंध का एक पक्षकार निश्चित समय पर किसी अनुबंध को पूरा करने का वचन देता है किंतु वह पक्षकार उसे निश्चित समय पर पूरा करने में असफल रहता है, तो दूसरा पक्षकार चाहे तो उस पूरे ना किए गए अनुबंध को व्यर्थनीय समझ सकता है, धारा 55 के अनुसार। ठीक है, व्यर्थनीय अनुबंध को 2 भागों में विभक्त किया था कि एक तो वो जो शुरू से ही व्यर्थनीय होते हैं और दूसरा जो वैध होते हैं किंतु बाद में व्यर्थनीय समझे जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका व्यर्थनीय अनुबंध। इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है व्यर्थनीय अनुबंध का, वो देख लेते हैं अपन। व्यर्थनीय अनुबंध के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। पहला है आपका, पीड़ित पक्षकार अनुबंध को व्यर्थनीय समझने का अधिकार रखता है। दूसरा, पीड़ित पक्षकार दोषी पक्षकार से अनुबंध निरस्त करने से होने वाली क्षति की पूर्ति करवा सकता है। और तीसरा है, व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत यदि किसी पक्षकार ने कोई वस्तु प्राप्त की है अथवा कोई लाभ प्राप्त किया है तो उसे दूसरे पक्षकार को वह लाभ वापिस लौटाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका व्यर्थनीय अनुबंध। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए, अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा व्यर्थ ठहराव एवं व्यर्थनीय अनुबंध में अंतर। तो देख लीजिए, व्यर्थ ठहराव तो अपन पहले पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आ ही गया होगा। वो व्यर्थनीय अनुबंध भी पढ़ा था, तो आप इसको अच्छी तरीके से आप देख लीजिए। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेना अपने नोटबुक में। अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा तो आपका टाइम ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वैसे भी मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया। वर्ड एग्रीमेंट और वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया ही था। तो इस प्रकार आप देख लीजिए पूरी स्क्रीन पे। देख, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, अब अपने सारे कंप्लीट हो चुके हैं। वैधता के आधार पे वैध ठहराव कंप्लीट हो गया, व्यर्थ ठहराव कंप्लीट हो गया, व्यर्थ अनुबंध कंप्लीट हो गया, व्यर्थनीय अनुबंध कंप्लीट हो गया। इनके मध्य मैंने आपको अंतर भी दिखा दिए, किस प्रकार से अंतर होंगे। और अवैध ठहराव क्या होंगे, अवैध ठहराव बिल्कुल वैसे ही जैसे वैध ठहराव है। वैध ठहराव में क्या होना चाहिए, वैधता के सारे लक्षण पाए जाने चाहिए। और अवैध ठहराव में क्या होता है कि सारे के सारे लक्षण पाए नहीं जाते वैधता के, तो वो क्या हो जाएंगे, अवैध ठहराव हो जाएंगे। अपरिवर्तनीय अनुबंध भी वही होते हैं जिनको
राजनियम द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता वो कहलाते हैं अपरिवर्तनीय अनुबंध। तो वो किसके आधार पर होंगे? अगर उसके अंदर वैध तत्व पाए नहीं जाएंगे अनुबंध के अंदर, ठहराव के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा? अपरिवर्तनीय अनुबंध हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए वैधता के आधार पर सारे के सारे। ये इंपॉर्टेंट थे और आपको समझने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको इनको लर्न करना है, इनको नोट करना है अपने नोटबुक में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। अनुबंध करने की विधि के आधार पर है जो, ये भी बहुत आसान है आपके। स्पष्ट अनुबंध क्या होते हैं? स्पष्ट अनुबंध वो अनुबंध होते हैं जो आप अच्छी तरीके से पक्षकार को लिख के मौखिक रूप से समझा के देते हैं, वो होते हैं स्पष्ट। और इसको कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। और गर्भित अनुबंध क्या होते हैं? जिनको आप बिना बोले, बिना लिखे या फिर शब्दों, अपने व्यवहार से जो आप समझा देते हैं दूसरे को कि इस प्रकार का अनुबंध है, आपको ऐसे ऐसे करना है। अगर आप अपने व्यवहार से समझाते हैं उसको, तो वो क्या कहलाएगा? गर्भित अनुबंध कहलाएगा। और अर्ध अनुबंध आप देख सकते हैं इसी प्रकार के हैं। निष्पादित अनुबंध, निष्पादनीय अनुबंध और द्विपक्षीय, एक पक्षीय, ये आपको दिख रहे होंगे। आप इनको बुक में से याद कर सकते हैं। इनकी परिभाषा छोटे छोटे, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपकी वैधता के आधार पर ही हैं जो मैंने आपको करा दी हैं। तो आप इनको लर्न कर लीजिएगा और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।